और सबसे पहले सबसे जरूरी खबर जिसका सरोकार आप सभी से है और इस पूरे मुद्दे को जी बिजनेस ने अपने अलग अलग कार्यक्रमों में काफी ज्यादा जोर शोर से उठाया था। खबर यह है कि जेनेरिक दवा मामले में सरकार बैकफुट पर आ गई है। बस कुछ देर पहले ही सरकार ने अपना यह आदेश वापस ले लिया है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी के इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का नोटिस और जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। दरअसल सरकार ने इलाज का खर्च घटाने के मकसद से जेनेरिक दवा लिखना अनिवार्य कर दिया था, मगर डॉक्टर और फार्मा कंपनियां इसका विरोध कर रही थी। जरा इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ हैं। अमरीश, इस पूरी खबर को शुरुआत से अब तक ट्रैक कर रहे हैं हमारे लिए, और जब हम इस खबर को इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे फायदा होगा अगर ये लागू हो जाता है नोटिफिकेशन आम जनता को, लेकिन अमरीश, जेनेरिक दवा लिखने का झटका तो है क्योंकि सस्ते इलाज के यहां पर बात चल रही थी, सरकार बैकफुट पर भी आ गई है। जरा पहले पूरा मसला समझाइए, हुआ क्या? देखिए साथी, 2 अगस्त को एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए क्या कोड है, क्या एथिक्स हो सकते हैं, और वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, वो जो उनकी प्रैक्टिस होगी उस दौरान वो किस तरह का बिहेवियर करेंगे, अगर वो वैसा नहीं करते तो उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। इस बात को पूरी एक गाइडलाइंस 2 अगस्त को जारी की गई थी। उसके बाद डॉक्टरों ने इसका विरोध शुरू किया। इसके पीछे की वजह ये थी कि जो उनको ताकत दी गई थी कि ऐसे अनरूली बीमार लोग जो कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है, जब मरीज की डेथ हो जाती है, तब वो मारपीट पे उतर आते हैं, डॉक्टर्स उनको उनका इलाज करने से मना कर सकते हैं। लेकिन जैसे एक उनके फोर्सफुली कहा गया कि आपको जेनेरिक दवाएं ही लिखनी है, इस बात का डॉक्टरों ने विरोध किया था। आईएमए ने बढ़ चढ़ के इस बात का विरोध किया था। उसके पीछे की वजह ये बताई थी कि देश में अभी इतनी पर्याप्त मात्रा में जेनेरिक दवाओं का उत्पादन नहीं होता है। इसके अलावा क्वालिटी एक बड़ा इशू है। तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि हर जगह जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तो ऐसे में अगर ये फोर्सफुली कहा जाएगा कि डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक दवा ही प्रेस्क्राइब करें, तो ये मरीज की सेहत के साथ एक गंभीर छेड़छाड़ हो सकती है, और ऐसे में मरीज को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर नहीं ले सकता। अगर साथ साथ नोटिफिकेशन में ये भी लिखा था कि अगर डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में नहीं लिखता है जेनेरिक दवाएं तो उस पे कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इन दोनों ही बातों का विरोध किया गया था। साथ साथ इसको लेकर एक बड़ी चर्चा 21 अगस्त को की गई, जिसमें कि आईएमए के लोग शामिल थे, स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग शामिल थे, खुद स्वास्थ्य मंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे थे बैठक की, और उस बैठक में एनएमसी और आईएमए दोनों आमने सामने थे। उन्होंने दोनों ने ही अपनी बातें बताई, और स्वास्थ्य मंत्री ने बीच का रास्ता निकालते हुए ये कहा था कि जो रेगुलेशन है जिस पे आपको आपत्ति है उसके बारे में पुनर्विचार किया जा सकता है, हम इस पर जल्दी आपके पास वापस आएंगे। और वो जो आश्वासन वहां से मिला था उसका नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है, जहां नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने उस आदेश को, जो कि 2 अगस्त को जारी किया गया था रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, वो आदेश को, वो नई गाइडलाइंस को पूरी तरीके से वापस ले लिया है। यानी कि उस पूरे आदेश में से जो कुछ भी कहा गया था वो कुछ भी अब लागू नहीं होगा। नए सिरे से इनकी ड्राफ्टिंग की जाएगी। वो जब ड्राफ्टिंग की जाएगी तो हम वापस अपने दर्शकों के पास आएंगे। जी बिल्कुल, तो इसका मतलब अमरीश ये हुआ कि डॉक्टर्स जो हैं वो ब्रांडेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। जो एक सस्ते इलाज की बात की जा रही थी, जो सब अफोर्डेबल इलाज की बात की जा रही थी, इस आइडिया को भी एक बड़ा झटका लगा है। क्या इसको सिंपल शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं? साथी, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स के लिए जरूर ये हमेशा से कहा जाता है कि आप वो दवाएं लिखिए जिससे कि मरीज को बेनिफिट हो, ना कि ऐसी दवाएं लिखिए जो उसके लिए मिलना मुश्किल हो, जिसको वो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाए उसके लिए, या फिर अपने इलाज के लिए उसको अलग से उधार लेना पड़ जाए। तो ये एक जनरल प्रैक्टिस है। डॉक्टरों को बार बार ये सलाह दी जाती है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। बाकी जो उनके काउंसिल्स हैं, आईएमए है, वो भी ये सलाह देता है कि आप दवाएं ऐसी लिखें जो कि अफोर्डेबल हो। और अभी भी जेनेरिक दवाएं बिल्कुल नहीं लिखेंगे ऐसा कोई आदेश नहीं है, जेनेरिक दवाएं ही लिखेंगे ऐसा भी कोई आदेश नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी डॉक्टर के विवेक पर उपलब्ध ये सुनिश्चित होता है कि वो मरीज को उसकी सेहत के हिसाब से, उसकी पॉकेट के हिसाब से क्या प्रिस्क्रिप्शन देता है, क्योंकि डॉक्टर और मरीज दोनों यहाँ यही चाहते हैं कि इलाज जो हो वो सही दिशा में हो, मरीज को रिलीफ जो है वो जल्द से जल्द मिल जाए। तो ऐसे में जल्दी रिलीफ, अच्छा इलाज हो, इसके लिए थोड़े बहुत पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन ये जरूर है कि फोर्सफुली जो जेनरिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन था
वो हटा लिया गया है। आगे आने वाले दिनों में डॉक्टर को ये सलाह दी गई है कि जेनेरिक मेडिसिन भी लिखें या फिर मरीजों को वो अपने प्रिस्क्रिप्शन के साथ-साथ ये भी ज़रूर बताएं कि अगर ये दवा नहीं मिलती है या ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके बदले में और कौन-सी दवाएँ आप ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन के आने के बाद से, लेकिन फिलहाल सिर्फ जनरल मेडिसिन लिखना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स दोनों ही मेडिसिन लिखेंगे, अपनी प्रिस्क्रिप्शन वो लिखेंगे, साथ-साथ मरीज को ये सुझाव ज़रूर देंगे कि अगर ये दवाई नहीं मिलती है, तो और कौन-सी दवाएँ वो खा सकते हैं। जी, धन्यवाद करेंगे अमरीश इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए। हमें इस वक्त हमारे साथ बेहद ही खास एक्सपर्ट मेहमान भी जुड़ गए हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल। शरद जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। डॉक्टर अग्रवाल, क्योंकि जिस यहाँ पर आदेश की बात की जा रही है, जिसको वापस ले लिया गया है, साफ तौर पर जो आईएमए भी है वो लगातार इसका विरोध कर रहा था, तो मतलब आपकी बात मान ली गई है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूं एज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट, विरोध किस बात का था? क्या आपत्ति थी आपको कि अगर डॉक्टर्स जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें? देखिए, पहली बात तो इसको इस तरह से देखना गलत है कि हमारी कोई डिमांड थी या देखिए, जनहित में, सारे देश की पब्लिक के हित में ये सरकार ने फैसला लिया है, क्योंकि अभी हमारे देश में जेनेरिक मेडिसिन का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। जेनेरिक मेडिसिन की लेकिन क्वालिटी पे अभी हमें बहुत सारा काम करना है। इस चीज को रियलाइज करते हुए कि अभी हम उस लेवल पर नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर जेनेरिक दवाई नहीं लिखेंगे। देखिए, आज भी डॉक्टर जिस जगह की जैसी पेइंग कैपेसिटी मरीज की होती है, उसकी सामर्थ्य के हिसाब से दवाई लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी-कभी जहाँ सीरियस बीमारियां हैं, जो लाइफ सेविंग कंडीशंस हैं, वहां पे आप किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो आप उसको वो बढ़िया से बढ़िया दवाई देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेनेरिक लिखनी बंद हो जाएंगी। हाँ, लेकिन एक अंडर पेनल्टी जो एक बाध्यता करी गई थी, जिससे कि और भी ज्यादा दुष्परिणाम हो सकते थे, वो बाध्यता खत्म होकर एक व्यवहारिक अप्रोच रहेगी। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हमारे मेंबर्स और देश के करीब 13.5 लाख मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर इस बात के लिए कमिटेड हैं कि पब्लिक को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल हेल्थ केयर उपलब्ध कराई जाए। और जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी का नए भारत का एक सपना है, उसमें डॉक्टर्स अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें। हमारे कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है। इस ऑर्डर को दूसरी तरह से ना देखा जाए। ये केवल एक व्यवहारिक रूप में नहीं था, इसको व्यवहारिक बनाने के लिए चर्चा होगी और किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और फेज मैनर में कैसे हम जेनेरिक का क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हैं, वो देखना। यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी की आपने जिक्र किया, अफोर्डेबिलिटी का। ये जानना बेहद जरूरी है कि जब कोई डॉक्टर कोई दवाई प्रिस्क्राइब करता है, जो आपने गंभीर बीमारियों की बात की, क्रिटिकल इलाज के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं वो वाजिब है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक दवाइयां हैं, उसमें आपको ज्यादा छेड़छाड़ तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ जो सर्दी खांसी, जैसे आपको मालूम है कि फीवर से ही जुड़ी बहुत सारी दवाइयां हैं जो अलग अलग नाम से बेची जाती हैं, उनके प्राइस में भी काफी ज्यादा फर्क होता है। जो दवाइयां जेनरिक प्रिस्क्राइब की जाती हैं, कई जगहों पर जो डॉक्टर होते हैं उसके एक्सपेंसिव वर्जन भी कई बार हमने देखा है प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। केमिस्ट भी कई बार ऐसी दवाइयां देते हैं जो थोड़े से महंगे होते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी काफी ज्यादा है? मतलब हर कोई ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। जो हम अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो यहीं पर परास्त हो जाती है, डिफीट हो जाती है, जब इस तरीके का जो इनडिस्क्रिपेंसी है वो डॉक्टर लेवल पर और केमिस्ट लेवल पर भी देखी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आप अपनी टीम को भेजिए, जो लो इकोनॉमिक सोशो जो एरियाज हैं, आप भेज के देखिए हम अपनी टीम को, और जानकारी लीजिए कि वहां पर जो डॉक्टर हैं वो उसी हिसाब से दवाइयां लिखते हैं। इस तरह का ऐसा, ये मेरे ख्याल से इस तरह की मानसिकता बनाना गलत है। डॉक्टर्स हमेशा ही, डॉक्टर्स के लिए मरीज भगवान होता है, और मरीज के लिए कोई चीज गलत हो ये कोई डॉक्टर नहीं सोचता। हाँ देखिए, 100% तो ब्लैक बॉडी भी 100% नहीं होती है साइंस के हिसाब से। तो 0.1%, 0.2% विविधता हो सकती है। बाई एंड लार्ज मरीज डॉक्टर के लिए भगवान का रूप होता है, और डॉक्टर अपने भगवान के साथ कोई गलती नहीं करता। तो इस तरह की धारणा गलत है। ये एक व्यवहारिक विषय था। नहीं, डॉक्टर अग्रवाल, ये आपने सही बोला। देखिए, बात यहाँ पर
डॉक्टर और पेशेंट के जो एक सेक्रेड जो एक रिलेशनशिप पर सवाल नहीं उठ रहा है। ये बात यहाँ पर हो रही है कि जो दवाइयां जेब पर हल्की पड़े, क्या वैसी दवाइयां प्रिस्क्राइब की जा रही है कि नहीं। अब मुझे थोड़ी सी बात आपसे ये समझनी है, कोई एक कंपनी कोई दवा बनाती है तो वो उसके मल्टीपल वर्जन्स भी बनाती है। आप मुझे इसकी ये बस समझाइएगा जरूर, लोगों को भी समझना जरूरी है। एक प्रीमियम ब्रांड भी है, उसका एक थोड़ा सेकंड टियर चीपर ऑप्शन भी होता है, एक थर्ड जेनरिक भी होता है, एक अफोर्डेबल वन भी होता है। क्या इस तरीके से जो अलग अलग टाइप की जो कंपनी दवाई बनाती है, क्या उस तरीके से इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है कि एक ही जो उसी सॉल्ट की बेसिकली कॉम्पोजिशन की दवाई है वो थोड़ी अफोर्डेबल रेट वाली जो है वो प्रिस्क्राइब की जाए पेशेंट्स को, जिनको ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, जिनको उस पर्टिकुलर सॉल्ट से ही उनका इलाज हो जाए। देखिए, जैसा आपने खुद ही अपनी बात में कहा कि 3 तरह की दवाइयां बनाई जा रही हैं। इट मींस वो तीनों तरह की दवाइयां बाजार में बिक रही हैं और कंज्यूम हो रही हैं। अगर वो कंज्यूम नहीं होती तो किसी एक तरह की दवाई बनना बंद हो जाती। तो ये मैंने जैसे पहले भी कहा, डिपेंडिंग अपॉन द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पेशेंट उसकी वो दवाई लिखी जाती है। यस, नेचुरली जो ब्रांडेड दवाई होगी जिसका मॉलिक्यूल की बायो इक्विवेलेंट और बायो अवेलेबिलिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, उसमें 100% कंप्लायंस के साथ होगी। और जिसमें वो रिसर्च मॉलिक्यूल है, जिसमें रिसर्च करी जाती है, वो डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन उसके बाद जब उसका पेटेंट खत्म हो जाता है तो वो कोई भी कंपनी बना सकती है, वो थोड़ा सा सस्ता होता है। तो ये मिक्सचर चलता है मैडम, और उस मिक्सचर को ऐसा कहीं भी कोई रूल नहीं है कि केवल ब्रांडेड लिखी जा रही है या जेनरिक लिखी जा रही है या ब्रांडेड जेनरिक। तीनों ही दवाइयां लिखी जा रही हैं डिपेंडिंग अपॉन द अफोर्डेबिलिटी बाय द पेशेंट। वो अब ये जो अफोर्डेबिलिटी के आपने डॉक्टर आपने जिक्र किया, ये जो आप कह रहे हैं कि उनकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से लिखी जा रही है, तो ये क्या डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी है एक ब्रांडेड दवाई लेने की और उसी कंपनी की चीप दवाई लेने की अफोर्डेबिलिटी है, ये उस लेवल पर डिसाइड कैसे होता है सर? देखिए, डिसाइड की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस इलाके में आप बैठ के अगर आप किसी झुग्गी झोपड़ी में जाएंगे और वहां देखेंगे, या गांव देहात में जाएंगे, वहां देखेंगे डॉक्टर साहब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी फीस जो है 50 रुपए या 100 रुपए होगी या उससे भी कम होगी। तो उन्हें पता है कि यहाँ पे लोकेलिटी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसी तरह की दवाइयां लिखी जाएंगी वहां। ठीक है, जहां पर इंसान अफोर्डेबिलिटी ज्यादा है, पे ज्यादा कर रहा है, तो वो चाहता है कि उसका तुरंत इलाज मिले, तुरंत उसको आराम मिले, तो उसके लिए फिर उसी हिसाब से क्वालिटी दवाई लिखी जाती है। डॉक्टर अग्रवाल, मतलब मैं ज्यादा अगर कमाती हूँ तो मुझे ज्यादा महंगी दवाई लेनी है। एक छोटे गांव का अगर कोई व्यक्ति कम कमा रहा है, अगर मानिए दूसरे शहर का, तो वो वही दवाई, उसी सॉल्ट की दवाई सस्ते में लेगा। मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे, आपने क्योंकि सोशल इकोनॉमिक की बात की ना यहाँ पर, तो ये समझना जरूरी है। जो ज्यादा कमाता है उसी सॉल्ट की दवाई वो महंगी में लेगा क्योंकि उसका सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ज्यादा है एज कंपेयर टू उसके मुकाबले जिसका सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कम है। मैडम, ट्रेन में जब सफर करते हैं तो सेकंड एसी भी है, फर्स्ट एसी भी है, थर्ड एसी भी है, जनरल डिब्बा भी है। यू आर फ्री टू टेक, बट देन इफ यू से दैट आई वांट टू गो इन द बेस्ट, आप फर्स्ट एसी चूज करते हैं। आप थोड़ा कंप्रोमाइज करके बेस्ट लेते हैं, सेकंड एसी चूज करते हैं। इट डजंट मीन कि आपको जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है उस हिसाब से आप करते हैं। इसमें ये अवेलेबिलिटी है, हर चीज आपको अवेलेबल है। आप तो नहीं जाती है ना गांव देहात में। जो अच्छे लोग हैं जिस लेवल पे जाते हैं वो उस लेवल पे काम करते हैं। आप सरकारी में जाएंगे तो आपको फ्री दवाई मिलती है, आप सरकारी में जाइए, वहां आपको फ्री दवाई मिलेगी, वहां आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। तो ये डिपेंड करता है। आप जो है टपरी की चाय भी पीती हैं, आप होटल में चाय भी पीती हैं। टपरी की चाय आपको 5 या 6 रुपए में मिलती है, होटल में वही चाय आपको 100 रुपए में मिलती है, एयरपोर्ट पे वो चाय आपको 150 रुपए में मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस फैसिलिटी में क्या चीज ले रहे हैं आप और किस अफोर्डेबिलिटी को आप अफोर्ड कर रहे हैं। इसको इस तरह से देखिए सर। लेकिन दवाई और चाय का सर, ये जो आपने मेल बिठाया है ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से सही, इसको हम कंपैरिजन नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर ये समझना जरूरी है सर कि आपने बताया कि ज्यादा अगर अफोर्डेबिलिटी है तो आप ज्यादा दवाई ले सकते हैं। मैं अफोर्डेबिलिटी के लिए जानना चाहती हूँ,
क्या मैं एक बताता हूँ छोटे आपको, शहर सुनो में यार। रहने वाला व्यक्ति अगर आप कह रहे हैं ना कि वो उस असर वाली दवाई जो नहीं, है दूसरी नहीं, आप आप ज्यादा समझिए, पैसे खर्च एक बात करेंगे तो आपको समझिए। बेटर सर्विस मिलेगी, नहीं, तो मैं उस तरीके से क्या एक छोटे शहर वाले व्यक्ति को भी उसी बेहतरीन क्वालिटी की दवाई कम दाम में मिले, इसके लिए आईएमए क्या कर सकता है, ये मुझे बताइए लोगों के हित के लिए। आईएमए वो ही काम कर रहा है, आईएमए ही है जिसने कोविड में आप सबके साथ काम करा, लोगों की जान बचाई। वो आईएमए ही है और कोई और नहीं है। आईएमए ही ये सब काम कर रहा है। आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, एक होता है डिस्कशन, आप डिस्कशन कीजिए। देखिए, अगर जो दवाई ब्रांडेड आ रही है, जो थोड़ी महंगी आ रही है, उसका बायो इक्विवेलेंट बहुत अच्छा है, जितना वो बता रहे हैं वो मिल रहा है। बाकी जो थोड़ा सस्ती आ रही है उसमें बायो अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। इसलिए अगर आपको आपको तुरंत इलाज चाहिए, आप चाहते हैं उसकी जो ब्रांडेड दवाई है, तो उसके लिए उसके चार्जेस, उसके रेट थोड़े ज्यादा हैं। तो ठीक है, तो ब्रांडेड दवाइयों के रेट ज्यादा हैं और सस्ती दवाइयों के रेट थोड़े कम हैं, इसलिए आपका मानना ये डिपेंडिंग है अपॉन द क्वालिटी। कि जेनरिक, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, और ये जो सुप्रीम क्वालिटी है, ये इस तरीके की दवाइयां एक छोटे शहर में शायद डॉक्टर नहीं लिखते हैं उनके सोशो इकोनॉमिक स्टैचर को देखते हुए। सर, ये इस तरीके से समझे इसको, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्डेबिलिटी बड़ी बात कही ना हर आपने। शहर, यस, हर शहर में हर तरह की मिलती है दवाइयाँ, हाँ, हर तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि मरीज की रिसेप्टेबिलिटी, अगर मरीज सही नहीं होता है तो वो डॉक्टर के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। आप कहेंगे अगर आपको बुखार हुआ है और आपको एक दवाई दी है, आपको बुखार में आराम नहीं मिलेगा, तो आप तुरंत कहेंगे डॉक्टर से आराम नहीं हुआ, आप डॉक्टर चेंज कर लेंगे। या फिर अगर आपको 2-3 दिन 4 दिन तक आराम नहीं हुआ तो आप डॉक्टर से कहेंगे आप कोई बढ़िया से बढ़िया दवाई क्यों नहीं दे रहे हैं मेरे को। तो ये उस तरह से इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आप करके करना बिल्कुल मैं चाहती समझ हैं। गई सर, बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल, मतलब ये जो दवाई आप कह रहे हैं, ये जो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस विच मेडिसिन, कौन सी दवाई कौन सा अच्छा काम करती है, डॉक्टर इस हिसाब से नहीं लिखता है कि मेरे को आपको महंगी दवाई देनी है। डॉक्टर लिखता है जो दवाई आपको काम करेगी बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। अच्छा, कोई दवाई जो थोड़ी देर से काम करती है उसके सॉल्ट की वो कम होती है, और ब्रांडेड दवाइयां क्या ज्यादा अच्छे से असर करती है क्या सर, एज कंपेयर टू जो थोड़ी जेनरिक दवाई होती है? एक छोटा सा जवाब आपसे आखिरी सवाल होगा, क्योंकि लोगों की समझ में आना जरूरी है, क्योंकि महंगा क्यों है वो। मैडम, लोगों को पता है, अगर लोगों को नहीं पता होता तो लोग ऐसा नहीं करते। आप समझिए, डॉक्टर और पेशेंट जो है विश्वास का रिश्ता होता है, इसीलिए लोग जा रहे हैं। अगर आपके लॉजिक से चलें तो फिर तो हम सबको सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराना चाहिए। सरकारी में क्यों नहीं कराते हैं हम? क्यों कोविड में सारे हॉस्पिटल भरे होते हैं? डॉक्टर अग्रवाल, ये नहीं, ये मेरा लॉजिक नहीं है सर, हम तो बस समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आदेश वापस लिया गया इसका क्या इम्पैक्ट होगा। हाँ, हम यही समझना चाह रहे हैं। हाँ, मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप समझना नहीं चाह रही हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर्स जो है मरीज की सेहत के हिसाब से जो अच्छी दवाई होती है वो लिखते हैं। तो लोग जो देख रहे हैं हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांडेड दवाई और जेनरिक दवाई में क्या डिफरेंस है, जिससे कि उनकी जेब पर भी पॉकेट फ्रेंडली भी हो और फायदा भी अच्छा हो दवाई का, क्योंकि आप तो आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, आप बोलेंगे तो लोग अच्छे से समझेंगे। जी हाँ, मैं बताता हूँ व्हाट इज पॉकेट फ्रेंडली, ये बड़ा ही सापेक्ष टर्म है ना। व्हाट इज पॉकेट फ्रेंडली ये ना आप डिसाइड कर सकती ना मैं डिसाइड कर सकता, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, दवाई आप वो लिखते हैं जो आपको असर करे, सही असर करे, है ना। और इतने सारे हमारे, अगर जो हमारी जेनरिक दवाइयां हैं उनकी, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि अभी क्वालिटी पे उतनी अश्योरिटी नहीं है। हर तरह की दवाइयां बन रही हैं बिना उसके रोक टोक के। आप देखते होंगे, अक्सर आप खबर पढ़ते हैं कि दवाई की फैक्ट्री पकड़ी गई, वहां पे स्पूरियस मेडिसिन पकड़ी जा रही थी। वो सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जो कि सरकार कर भी रही है। इसीलिए जब वो सिस्टम हम धीरे धीरे करके स्ट्रेंथन कर लेंगे तो हम लोग, हमारा एम है इस पे शिफ्ट होना, पर एक बार जब वो सिस्टम बन जाएगा तब हम शिफ्ट होंगे। आज की तारीख में हम टोटली जेनरिक पे शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जेनरिक की क्वालिटी अभी एश्योर नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और जो अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जो जेनरिक विदेशों में मिलती हैं वो यहाँ की ब्रांडेड से भी कई गुना महंगी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। आपने जो सिस्टम की बात की सर, हम यही चाहते हैं कि बिल्कुल आईएमए भी और बाकी जो संस्थाएं भी हैं वो जोर शोर से ये बात भी उठाए, और हमारा मकसद बस ये है कि लोगों को जो दवाई पहुंचे, चाहे वो लाइफ सेविंग ड्रग्स भी और कोई भी ड्रग्स हो,
जेनरिक दवाइयों की भी क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाए मैं आपको- जिससे कि जी हाँ। अफोर्डेबिलिटी भी हो और बहुत जी हाँ। बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी दवाई भी हो जाए। हाँ, बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल आपका हमारे साथ इस। बिल्कुल सर कुछ कहना चाह रहे, बात पूरी कीजिए। आपको अगर बुखार हो तो आप प्लीज एक बार जेनरिक भी लेके देखिएगा 2 दिन, और फिर अगली लेके देखिएगा, तब आपको थोड़ा सा फर्क पता चल जाएगा। एंड वी आर चलिए कमिटेड, सर, आपकी बात पर हम ध्यान देंगे। जब भी जेनरिक अच्छी क्वालिटी की जैसे जैसे होती है वो हम लिखते हैं। ओके सर, बिल्कुल हम यही चाह रहे हैं कि जेनरिक दवाइयों का स्तर भी बढ़े। जो आपने एक बड़ी प्रॉब्लम बताई कि जेनरिक दवाइयों का स्तर क्योंकि इतना अच्छा नहीं है, इसलिए एक बहुत बड़ा ये जो आदेश है उसको वापस लिया गया है। तो बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल हमारे साथ आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट इस चर्चा में शामिल हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों का रुख कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हैं, जहां पीएम ब्रिक्स के 15वें समिट में शामिल हुए। पीएम मोदी ने समिट को संबोधित किया और नए देशों को शामिल होने की बधाई भी दी। ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल हुए हैं। पीएम ने चंद्रयान मिशन का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि दुनिया के हर कोने से चंद्रयान की कामयाबी पर बधाई मिली। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग कर इसरो के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा है। फ्रेंड्स, अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। चंद्रयान 3 के बाद अब इसरो के एक और मिशन की अपडेट आपको दे देते हैं। चंद्रमा के बाद अब सूर्य पर इसरो अपना नया मिशन शुरू कर रहा है। 2 सितंबर को यह सोलर मिशन लॉन्च किया जाएगा। सोलर मिशन का नाम आदित्य L1 होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के सफल मिशन के बाद इसका ऐलान किया था। इस मिशन के तहत आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करेगा, 15 लाख किलोमीटर की दूरी से इसकी जांच करेगा। चंद्रयान 3 के नायक इसरो चीफ एस सोमनाथ ने जी मीडिया पर खुलासा किया कि चांद पर बहुत जल्द भारतीय इंसान भी अपने कदम रखेगा। इसरो ने चांद पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को पहुंचाने का नया प्लान बनाया है। कब तक नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह भारत का अंतरिक्ष यात्री चांद पर कदम रख देगा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसके क्या संकेत दिए, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे। डेट तय नहीं, अंतरिक्ष यात्री का नाम फाइनल नहीं, लेकिन हमने आपको भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की काबिलियत, लक्ष्य और तैयारी को देखते हुए ये बताने की कोशिश की है कि जिन बच्चों ने चंद्रयान 3 को चांद पर उतरते देखा है, वो एक दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह भारत के अंतरिक्ष यात्री को भी चांद पर कदम रखते देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो जो करने वाले होते हैं उसका संकेत पहले जरूर देते हैं। चंद्रमा पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो चुकी है। भारत इतिहास बना चुका है, तो क्या वो दिन भी आने वाला है जब चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री अपना कदम रखेंगे? जो आप सोच रहे हैं वो सचमुच होने वाला है। तैयारी 100% कंप्लीट है, प्लान बन चुका है। इसरो के वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं और जल्द ही वो खबर आएगी जिसका सपना देश 70 से ज्यादा सालों से देख रहा है, यानी चांद पर हिंदुस्तान के लैंडर रोवर के बाद एक हिंदुस्तानी भी कदम रखेगा। ये कैसे होगा, हम आपको एक एक बात समझाएंगे। हम जाएंगे भारतीय वहाँ एक दिन चंद्रमा पर और पैर उठेंगे या क्या, ऐसा बोलना अच्छा नहीं है। तो हम और एस्ट्रोनॉट्स है जो
गगनयान में जाएगा और हमने जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज हम बनाते हैं इसके तरफ से और हमारे जो गाइडेंस प्रोग्राम है मून जाने तक का, इसके वजह से हमको एक दिन इंडियंस विल गो टू मून। ये गवाही किसी और की नहीं बल्कि भारत के उस महान वैज्ञानिक की है जिसके नेतृत्व में इसरो ने भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना दिया है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने जो कुछ कहा है उसका पूरा प्लान चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान तैयार करेंगे, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान जो प्रयोग करने वाला है उसके नतीजे चांद पर भारत के मैन मिशन की तैयारी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग से पहले ज्यादातर भारतीयों को पूरा यकीन था कि इस बार इसरो ये कारनामा करके जरूर दिखाएगा, और इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक बड़ी भूमिका चंद्रयान 2 मिशन की भी थी, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन भले ही चांद पर लैंड करने में सफल ना हुआ हो, लेकिन उसका ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ था और इस ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग परफेक्ट करने का प्लान तैयार करने में बड़ा योगदान दिया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने एक सपना देखा था कि चांद पर भारत अपना निशान छोड़े। चंद्रयान 3 के रोवर ने भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले कलाम साहब का सपना पूरा कर दिया और अब ये रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक प्रयोग करके हिंदुस्तानियों के चांद के रहस्य को सुलझाने का सपना भी पूरा करेगा। ये सपना चंद्रयान 2 के लैंडर के क्रैश होने के बाद चंद्रयान 3 की सफलता के लिए जी जान से जुटे भारतीय वैज्ञानिकों का भी सपना है, जिसने देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। भारत के लैंडर विक्रम से निकले रोवर प्रज्ञान ने आधी रात को चांद पर भारत और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के निशान अंकित कर दिए। इस ऐतिहासिक और वैज्ञानिक घटना के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश के तौर पर भारत की विख्यात पृथ्वी के इकलौते प्राकृतिक उपग्रह पर हमेशा हमेशा के लिए पड़ चुकी है। ये रोवर का चंद्रमा पर पहला एक्शन था, लेकिन अब रोवर अगले 14 दिनों तक क्या करेगा? चांद में जिस जगह पर लैंडर उतरा उस जगह की खासियत क्या है? लैंडर से निकला रोवर प्रज्ञान जो जानकारियां इकट्ठी कर रहा है वो कब तक सामने आएंगी? एक एक करके हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले समझिए, जिस जगह पर लैंडर विक्रम ने चांद की जमीन को छुआ उसका चुनाव क्यों किया गया? इसरो चीफ ने जी न्यूज को बताया कि रोवर प्रज्ञान की बैटरी चार्ज होने के लिए जिस धूप की सबसे ज्यादा जरूरत है वो इस इलाके में अगले 14 दिन तक प्रचुर मात्रा में मौजूद रहेगी। We have chosen it because that this is a very good location as far as sunlight is concerned. There are no shadows. In the next 14 days, that area will not be shadowed by any hills or mountains across which the sun moves. So it gets into shadow, then temperature will drop very deep and we need to put heaters. Too much energy will be spent. चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक रोवर प्रज्ञान को बाहर नहीं निकाला गया। इसकी भी खास वजह है। So then we have to look at temperatures. So temperature तो benign होना ही चाहिए। इसके बाद तो हमारे तो नहीं तो हमारा हीटर ऑन करके उसको वार्म करके फिर डिप्लॉयमेंट कर सके। There are mechanisms अंदर है। So mechanism को खराब होने की कई चांस है। So लैंडिंग के समय जो डस्ट होता है उसका डस्ट को जाम करेगा। लगभग 4 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद जब प्रज्ञान बाहर निकला तो सबसे पहले प्रज्ञान पर लगे सोलर पैनल से उसकी चार्जिंग शुरू हुई। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले इस बात का ख्याल रखा था कि जब ये लैंडिंग हो उस वक्त चांद में सूर्योदय हो गया हो। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। ऐसे में अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान सूर्य की रोशनी में प्रयोग करता रहेगा। इसके बाद रात में इलाके का तापमान 250 डिग्री से नीचे तक चला जाता है। इस स्थिति में प्रज्ञान का काम करना मुश्किल होगा। प्रज्ञान चंद्रमा पर कैल्शियम और टाइटेनियम की उपस्थिति की खोज भी करेगा। रोवर प्रज्ञान से मिली जानकारियां सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। ब्रिक्स देशों की बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को यह संदेश दिया। चांद पर पहुंचकर भारत ने इतिहास रच दिया और इस ऐतिहासिक मौके पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनते हैं। हिंदुस्तान को सबसे गौरव के पल देने वाले इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सोमनाथ सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले आपको, इसरो की पूरी टीम को ढेरों बधाइयाँ
मैं मतलब बधाई तो शब्द छोटा है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं सर। जो पल आपने हिंदुस्तान को दिए, पूरे विश्व को दिए, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रीटिंग्स। सर अब ये बताएं कि जिस वक्त सॉफ्ट लैंडिंग हुई चांद पर, सबसे पहले उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? राहत की सांस ली, खुशी के पल थे, क्या महसूस किया आपने? हम जो चाहा वह हुआ, तो इसलिए हम बहुत खुशी हुआ और सब एक्साइटेड है। इसके बाद हम तो जो सीख रहे हैं कि हम जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि उसे कर सकें। अब ये दो एक्सपेरिमेंट की तैयारी हो रही है, तो हम अगले दिनों में 10-12 दिनों में हम ये एक्सपेरिमेंट पूरा करना है। हमको समय कुछ कमी है, तो चांद में ये दिन तो सिर्फ 40 दिन तो रहेगा या 80 दिन तो रहेगा। तो इसी समय में हमको जो करना चाहता है तो करना है, तो 24 आवर्स काम करना है, तो इसी में हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं बस सर, ये तो आपके कई सालों की मेहनत है पूरी इसरो की, आपकी, जिसके दम पर ये हुआ। हम तो उस क्षण को महसूस कर रहे हैं, उस पल को महसूस कर रहे हैं जब ये बड़ा गौरव हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो लंबी मेहनत है उसकी कहानी अलग है। ये बताएं सर, अब जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की, सारे देशवासियों की, दुनिया की उम्मीदें आपसे बहुत बढ़ गई है, इसरो से बढ़ गई है कि और नया क्या कर सकते हैं। अब नए प्लान्स क्या हैं इसरो के? उसके बारे में हम अगले दिन बोलेंगे, अब उसका समय नहीं है। अच्छा, इसके बारे में कुछ तो ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने बोला था ना, मिशन आदित्य के बारे में, गगनयान के बारे में, तो इसी में हम काम करते रहते हैं। जी सर, एक चीज जो है ना पूरी दुनिया जानना चाहती है कि किस तरह से आज मतलब हॉलीवुड में मूवीज बनती है, बॉलीवुड में मूवीज बनती है, वो कहीं ज्यादा महंगी होती है, और इसरो वाकई में जो आप रियल हीरो है, रील वाले हीरो नहीं, इतना बड़ा काम इतने कम पैसे में कर लेते हैं, ये कमाल कैसे? ये कमाल तो हमारा भारतीय टेक्नोलॉजी है। हम जो करते हैं तो ये कोर्स के बारे में हम कई सोच विचार करते हैं, कैसे ये कर सकूं, ये कुछ छोटे से एक्सपेंडिचर में इसी हमारा एक मुद्दा है। हम सरकारी काम कर रही है, तो इसलिए हमको मनी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये आपका हम सबका पैसा है ना, तो इसलिए हम इसके बारे में कुछ अधिक सोच विचार करते हैं। हमारे मॉडल तो कम ही करते हैं, हमारे इंजीनियर्स तो सिमुलेशन करते हैं, और टेस्ट हार्डवेयर तो कुछ न कुछ जो हमारे पास है उसके हम ये काम करने का प्रयत्न करते हैं। इसी सबके कारण हमारा एक्सपेंडिचर तो कम होते हैं। जी सर, साउथ पोल पर पहली बार लैंडिंग हुई है और बड़ा मुश्किल काम रहा होगा क्योंकि वहाँ पर चैलेंजेस काफ़ी है। ये बताएं सर कि 2019 में जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या कुछ इसरो ने अपने प्लान को चेंज किया, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया और इसमें सफलता मिली है? हमने स्ट्रैटेजी को नहीं चेंज किया। हम तो जो किया था ताकि तो चंद्रयान 2 पर क्या गलती हुआ तो उसको हमने करेक्ट किया। इसके बाद और लैंडर को रगड़ बनाया और कोई अभी कोई फंक्शनैलिटीज हमने इसमें डाल दिया, हमारा एल्गोरिथम तो स्ट्रॉन्ग किया, तो इसलिए इसी तरफ हमको सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते। कल पूरी दुनिया तस्वीरें देख रही थी जब ये लैंड हुआ। आप सब लोग इतने सिंपल, इतने सादे नजर आते हैं, कहीं कोई ऐसा शो ऑफ दिखावा नहीं। इतना बड़ा होने के बाद इतना सिंपल रहना कैसे करते हैं सर आप? हम सिंपल है, हम सभी लोग जो इसरो में काम करते हैं सरकारी लोग हैं, तो हम तो इंस्पायर्ड है, हमको और नेशन के लिए काम करने की तो इच्छा है। तो जो हमारे साथ है वो सब इस सिर्फ एक आइडिया में जुड़ा है, तो इसलिए हम तो सिंपल ही रह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको सैल्यूट है, सलाम है, प्रणाम है। जो कुछ आपने किया है, देश का सीना आपने गर्व से चौड़ा किया है, नाम किया है पूरा हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में। बहुत बहुत बधाई सर आपको और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू। तो चांद पर चमकने की सियासत भी अब शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस नेहरू और मोदी में उलझी हुई है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं कि चांद पर क्या हो रहा है, कौन कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है। सुनिए ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना को। इंदिरा गांधी जिज्ञेस करेছিলেন রাকেশ রোশনকে
राकेश रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है। सर आज चंद्रयान की लैंडिंग है, आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं। आइए कुछ और बड़ी खबरें देखें। अनहेल्दी फूड या हेल्थ ड्रिंक के नाम पर अब शुगर या केमिकल बेचना आसान नहीं होगा। सरकार जल्दी पैकेज्ड और फास्ट फूड की सेफ्टी को लेकर मानक तय करने वाली है। यही नहीं, विज्ञापनों के दावे में कितनी हकीकत है, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। फूड सेफ्टी को लेकर आखिर सरकार का प्लान क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बढ़ते जंक फूड, फ्रोजन, प्रिजर्व्ड फूड पर नियंत्रण लगाने की तैयारी हो रही है। सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। इसके लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसमें उपभोक्ता मामले मंत्रालय, फसाई, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। ये कमेटी पैकेज्ड फूड को लेकर मानक तय करेगी। खाने से संबंधित विज्ञापनों को लेकर और ज्यादा सख्त तरीके से जांच पड़ताल होगी। चीनी और नमक की आवश्यकता से अधिक मात्रा को लेकर मानक तय होंगे। खाने में केमिकल की अधिक मात्रा को रेगुलेशन के दायरे में लाने का प्रयास होगा। कई बार इस्तेमाल किए जाने वाले तेल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो, इसे लेकर प्रयास किए जाएंगे। साथ ही हाइजीन को लेकर सख्ती से पालन किया जाएगा। पिछले दिनों बॉर्नविटा को लेकर इस पर बहस शुरू हुई थी। उसके साथ ही कई और रिपोर्ट्स में कहा गया कि लोगों के खाने की आदत बदल रही है। ऐसे में फूड क्वालिटी को लेकर नियमन पर काम करने को लेकर सरकार गंभीरता दिखा रही है। इसको जी बिजनेस इम्पैक्ट कह सकते हैं। बॉर्नविटा मामले के दौरान हमने बताया था कि उपभोक्ता मामले मंत्रालय इस संदर्भ में विचार कर रहा है। आपको बता दें कि भारत में फास्ट फूड की खपत बढ़ गई है। हाल ही में WHO ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि फास्ट फूड की बिक्री में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में भारत के ज्यादातर लोग मोटापे के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में जितना हो सके आपको घर का खाना खाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ लोग जिन्हें ना तो मोटापा होता है और ना ही ब्लड प्रेशर, फिर भी वो हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं और ऐसी घटनाएं काफी चौंकाने वाली है। लेकिन अब इसकी वजहों का पता चल गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड की एक रिसर्च में पाया गया कि बचपन में फिजिकल एक्टिविटी का न होना भविष्य में हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह हो सकता है। रिपोर्ट में देखिए। हाल के सालों में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हार्ट अटैक लोगों को पहले भी आते थे, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर देखा गया है कि युवाओं में एक्सरसाइज के दौरान, गरबा के दौरान, गाना गाने और डांस करने के दौरान अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इसकी चपेट में आने से बच्चे, किशोर और युवा भी नहीं बच सके। युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामले बेहद चौंकाने वाले थे, क्योंकि हार्ट अटैक के ऐसे अधिकांश मामलों में न तो मोटापा था, न ही ब्लड प्रेशर की कोई समस्या। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड की स्टडी में इसकी वजह सामने आ गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड के रिसर्चर्स की ओर से यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी में जमा की गई एक स्टडी में कहा है कि बचपन में फिजिकल एक्टिविटी की कमी, आलस्य और इनएक्टिव होना भविष्य के लिए घातक हो सकता है। खासकर शारीरिक गतिविधियों से दूर रहने वाले बच्चों में मोटापा या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी नहीं होने के बावजूद हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। स्टडी के मुताबिक शोध में 11 साल के बच्चों की गतिविधियों को ट्रैक किया गया। इनकी रोजाना की दिनचर्या में इनएक्टिविटी की हिस्सेदारी औसतन 362 मिनट के करीब थी। 15 साल की उम्र में इनएक्टिविटी का यह आंकड़ा बढ़कर 474 मिनट हो गया। 24 साल की उम्र में इनएक्टिविटी का यह आंकड़ा बढ़कर 531 मिनट हो गया। यानी 11 साल की उम्र और 24 साल की उम्र के बीच इनएक्टिविटी करीब 169 मिनट बढ़ गई। स्टडी के मुताबिक इन बच्चों में शारीरिक गतिविधियों में कमी आने के चलते हार्ट संबंधी बीमारी के खतरे ज्यादा पाए गए। स्टडी में कहा गया है कि बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी में आई कमी की एक बड़ी वजह उनकी स्क्रीन टाइम का बढ़ना है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया
ऑनलाइन गेम की बढ़ती लत बच्चों, किशोरों और युवाओं की सेहत पर भारी पड़ती जा रही है। खेल कूद के घटते समय से बच्चों की शारीरिक मजबूती और इम्यूनिटी पर सीधा असर पड़ रहा है, जो दिल की बीमारी की वजह बन रहा है। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक अब तो बच्चों में भी हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिल रही है। बेतरतीब खान पान और खराब लाइफस्टाइल के चलते बच्चों के बॉडी के मेटाबॉलिक पर असर पड़ रहा है। सामाजिक दायरे में आ रही कमी के चलते बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। वहीं 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेने से भी कम उम्र में युवा हार्ट अटैक की बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में साफ है कि बच्चों में आलस की जगह रोजाना एक्सरसाइज, खेल कूद, सैर सपाटा बेहद जरूरी है, वरना कम उम्र में ही इन्हें हार्ट की समस्या से जूझना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोन सस्ता होगा या नहीं, आगे अक्टूबर की पॉलिसी में क्या फैसला लिया जा सकता है, इस पर अटकलें काफी लग रही हैं। हालांकि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के बयान से लोन लेने वालों को झटका लग सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त महीने की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। लगातार तीसरी बैठक थी जब आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों को 6.5% पर स्थिर रहने दिया था। हालांकि पिछले साल मई से आरबीआई ने लगातार 5 रेट में बढ़ोतरी की थी, जिससे इसमें कुल 2.5% की तेजी आई थी। लेकिन अब राहत की उम्मीद की जाने लगी है। जून तिमाही से ही राहत की आस थी, लेकिन आरबीआई ने रेट को दोनों बार स्थिर रखा। अब आगे अक्टूबर की पॉलिसी में क्या फैसला लिया जा सकता है, इस पर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के बयान से लोन लेने वालों को झटका लग सकता है। The spike in vegetable prices in July is starting to see a correction led by tomato prices. New arrivals of tomatoes in mandis are already softening the prices, coupled with proactive supply management in the case of onions. We expect to see an appreciable slowdown in vegetable inflation from September. गवर्नर शक्तिकांत दास ने फूड इन्फ्लेशन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी को मुद्रास्फीति पर काबू पाने के रास्ते में जोखिम बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे झटकों में कमी लाने के लिए सप्लाई सुधारने के लिए समय पर कोशिश करने की जरूरत है। सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का झटका कम समय के लिए है। खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी का दौर सितंबर 2022 से ही चल रहा है। महंगाई कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ब्याज दरों में क्या राहत की उम्मीद है, इस पर दास ने कहा कि आरबीआई इन्फ्लेशन को 4% पर रखने के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है और देश में ऊंची ब्याज दरें लंबे समय तक रहने वाली हैं। आरबीआई ने पिछले साल फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से मुद्रास्फीति में आई तेजी के बीच ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी कर इसे 6.50% तक पहुंचा दिया है। आरबीआई ने मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए ऐसा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ती महंगाई आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों में उछाल से दिक्कतें काफी बढ़ रही हैं। महंगाई के मुद्दे पर कंज्यूमर्स अफेयर सेक्रेटरी ने जी बिजनेस से खास बातचीत में 2 अहम बातें बताई। पहला, महंगाई पर 2 से 3 महीनों में काबू पा लिया जाएगा, यानी त्योहारी सीजन आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं घटाई जाएगी। जुलाई का आंकड़ा था, उसमें टमाटर और सब्जियों की तेज़ी जो वर्षा की ऋतु में हमेशा ही तेज़ रहती है क्योंकि उपलब्धता कम रहती है, उस वजह से बढ़ा था। और अभी जो आगे के महीने हैं उसमें डिमांड ज़्यादा रहती है। ये फेस्टिवल सीज़न है, रक्षाबंधन से प्रारंभ होकर ये दिवाली तक हर वर्ष हर चीज़ की डिमांड और करस्पॉन्डिंगली थोड़ी बहुत प्राइसेस, जिसको हम प्राइस सीजनैलिटी कहते हैं, और उसी के प्रबंधन में हम लगे रहते हैं कि जब भारत का जो उपभोक्ता है उसको ज़्यादा मात्रा में कंजम्पशन करने की टेंडेंसी है, क्योंकि ये त्योहारी सीज़न है, त्यौहार उत्सव सारे इसी समय हैं, तो इसलिए इस समय उपलब्धता कैसे बनाई जा रखे, इस दृष्टि से सारे विभाग, पूरा सिस्टम काम करता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आगे के 2-3 महीनों में ऐसी कोई अनावश्यक हमें चिंता करनी चाहिए। आरबीआई ने आज एक और बड़ा ऐलान किया है। अब ऑफलाइन किए जाने वाले छोटे डिजिटल पेमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया है। लेन देन की सीमा 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
आरबीआई ने कहा कि छोटे पेमेंट के लिए अन्य सेवाएं पहले जैसी ही रहेंगी। साथ ही आरबीआई ने 10 अगस्त को मौद्रिक नीति समिति के संबोधन में लेन देन की सीमा बढ़ाने की बात कही थी। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। कृति सैनन को भी फिल्म मिमी के लिए बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। वहीं फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन बेस्ट अभिनेता चुने गए हैं। सरदार उधम सिंह बेस्ट हिंदी फिल्म चुनी गई है। आरआरआर को बेस्ट कोरियोग्राफी पुरस्कार मिला है। द कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स के ज्यूरी मेंबर्स और चेयरपर्सन मुझसे मिले, अपनी रिपोर्ट सौंपी है और मैं सबसे पहले तो सभी विजेताओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं भारतीय सिनेमा दुनिया भर में अपना परचम लहराता रहेगा। हम दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री है और हाल ही में ऑस्कर जीतने वाले में भी भारत का नाम आता है और भविष्य में भी भारत की फिल्म इंडस्ट्री देश और विदेश में अपनी पहचान और मजबूत बनाती रहेगी। शेयर बाजार का हाल आपको बताएं। आज शुरुआत तेजी के साथ हुई थी। न्यूट्रल ग्लोबल संकेतों और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पॉजिटिव घरेलू सेंटीमेंट के बीच निफ्टी सेंसेक्स आज बढ़त के साथ खुले थे, लेकिन थोड़े ही समय में बाजार शुरुआती तेजी को संभाल नहीं पाया और बाजार में जबरदस्त मुनाफा वसूली देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 180 अंक गिरकर 65,252 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 57 अंक फिसला। हालांकि बैंक निफ्टी 17 अंक चढ़कर 44,496 के लेवल पर बंद हुआ। कहां पर बाजार में विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के आईपीओ का आज पहला दिन है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने वीपीआरपीएल में बड़े लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाने की सलाह दी। प्रमोटर्स बहुत ही एक्सपीरियंस है, 1985 से ये कारोबार कर रहे हैं, 3 जनरेशन से कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, तो इस बिजनेस की समझ है और अनुभव है पहला ये। ग्रोथ रिकॉर्ड पिछले 3 साल का जो हमें मिला है और पिछले 10 साल का जो मैनेजमेंट हमें अंदाजा दे रहा था 27% के आसपास की CAGR रही है और पिछले 3 साल में चाहे वो मुनाफा हो, मार्जिन्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या रेवेन्यू हो, सबकी ग्रोथ बहुत ही इंप्रेसिव रही, अच्छी ग्रोथ है। इसके अलावा हेल्दी ऑर्डर बुक है और मतलब ऑर्डर बुक में हाल ये कि एग्जीक्यूशन चैलेंज है, ऑर्डर्स चैलेंज नहीं है। तो प्रमोटर्स ने कहा भी कल कि हम थोड़ा ऑर्डर्स धीमे कर रहे हैं लेना, क्योंकि अल्टीमेटली बनाकर देना भी है। तो आउटलुक बहुत अच्छा है, ऑर्डर बुक मजबूती है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। वैल्यूशंस रीजनेबल है, हाँ दूसरे लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में अट्रैक्टिव है। अच्छा, लेकिन साइज भी छोटी है। सिर्फ 1168 करोड़ की सेल्स है, तो उस हिसाब से वैसे भी इन्हें कम रखना चाहिए, कम रखे भी है। तो उस लिहाज से लिस्टिंग के लिए इन्होंने जगह छोड़ी है ताकि लिस्टिंग पर लोगों का पैसा बन पाए। एक बड़े लिस्टिंग गेन के लिए आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का प्रलय काल चल रहा है। अगस्त का महीना खत्म होने को है, लेकिन पहाड़ों पर कुदरत की विनाश लीला जारी है। कुल्लू, मंडी और शिमला में बारिश से आफत मची हुई है। मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश की हालत दिखाती 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर कुल्लू की, जहां लैंडस्लाइड के बाद चंद सेकंड में एक के बाद एक कई मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। दूसरी तस्वीर मंडी की, जहां पर सैलाब से आफत मची हुई है। घरों के बाहर पानी का डेरा है। सैलाब के जोर से आशियाने तबाही के कगार पर हैं। तो तीसरी तस्वीर शिमला की, जहां पर बारिश के चलते सड़कें नहर में तब्दील हो गई। पानी का जोर इतना है कि इंसान को बहाने को आतुर है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कुदरत सितम ढहा रही है। कुल्लू के इस खौफनाक वीडियो को देखिए। पल भर में कैसे कई मंजिला मकान लैंडस्लाइड के बाद भरभरा कर गिर पड़ते हैं। गनीमत रही कि इस अनहोनी से पहले ही इन घरों को खाली करवा लिया गया है, जिससे किसी के जान के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
मॉनसूनी कहर दिखाती ये खौफनाक तस्वीरें मंडी की गांव दियूरी की है, जहां भारी बारिश के बाद सैलाब आ गया है। चारों तरफ बस पानी ही पानी दिख रहा है और नजर आ रही है तबाही। सैलाब का जोर इतना है कि मकान टूटने की कगार पर है। इंसान इस कुदरत की विनाश लीला के आगे बेबस नजर आ रहा है। तबाही का मंजर दिखाती मंडी की ये एक और तस्वीर देखिए। चंद सेकंड का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मंडी के मशहूर हनोगी माता मंदिर पर ये कुदरती आफत टूटी। बारिश से पहाड़ का एक हिस्सा दरक कर मंदिर परिसर के ऊपर आ गिरा। मंडी के ही इस खौफनाक वीडियो को देखिए, कैसे कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तस्वीरें मंडी चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक टनल की है, जहां से पहाड़ से सैलाब बहता नजर आ रहा है। टनल के चारों ओर पहाड़ों से बहकर बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। रोड पूरी तरह से टूटी नजर आ रही है। वहीं कांगड़ा के कोटला में भी कुदरत ने तबाही मचाई हुई है। यहाँ लैंडस्लाइड के बाद घरों में मलबा घुस गया। बारिश के बाद सैलाब ने पूरे इलाके को घेर लिया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ये तस्वीरें तबाही की पूरी दास्तां बयां कर रही है। मंडी में जहां कुदरत का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो वहीं शिमला में भी आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। शिमला की ही मॉल रोड की ये दूसरी तस्वीर देखिए। सड़कें पानी से लबालब हैं। बारिश से सड़कों में पानी इतना भर गया कि गाड़ी में रखे सिलेंडर बहने लगे। तो वहीं बारिश के जोर के आगे ट्रक तक पलट गया। प्रदेश में बारिश का आज ऑरेंज अलर्ट और कल के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो देवभूमि के लिए आने वाले दिन मुश्किलों भरे नजर आ रहे हैं।